भारत की प्राचीन आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली झारखंड की एक प्रमुख जनजातीय समूह असुर, जिसका सामान्य अर्थ असभ्य, दैव्य या दानव होता है। प्राचीन समयों में इनकी अविकसित सामाजिक स्थिति तथा इसके असभ्य जीवन दशाओं के कारण ये अंधकार के राजा, निशाचर आदि नामों से भी जाने गए। नमस्कार, मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं जनजातीय समूह की खास कड़ी। आज के इस सुंदर से सेशन में चर्चा करेंगे असुर जनजाति तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम हम बात करते हैं असुर जनजाति का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि असुर जनजाति जो है वह 8 आदिम जनजातियों में से एक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यह जो है 8 आदिम जनजातियों में से एक है। 8 आदिम जनजातियों में से एक है। इसके बाद अगर हम लोग इस अगले पॉइंट की बात करते हैं तो यह 32 जनजातियों में से जो 24 जनजातियां हैं उनमें से सबसे प्राचीन माना जाता है। 32 जनजातियों में से सबसे प्राचीन। दोस्तों, इसकी जो वीरता और पराक्रम जो है वो उसका उल्लेख हमेशा कहाँ पे होते रहा है, तो मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख है। इसकी जो वीरता है, इसकी वीरता का उल्लेख, इसकी वीरता एवं पराक्रम, जो इसका वीरता और पराक्रम है उसका उल्लेख दोस्तों वह कहाँ पे है? मार्कंडेय पुराण में है। मार्कंडेय पुराण में है। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यह जो है कौन से समूह से बिलोंग करता है, तो प्रोटो एस्ट्रोलाइड। दोस्तों, जो जनजातीय समूह हैं उनके बहुत सारे जो है वह प्रकार हैं, और कौन कौन से प्रकार जो है वह किससे संबंधित है, तो यह जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइड, किससे? प्रोटो एस्ट्रोलाइड, एस्ट्रोलाइड से संबंधित रखते हैं, से संबंध है इनका। उसके बाद अगर हम लोग इसकी भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा जो है दोस्तों वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, जिसको आग्नेय भाषा भी कहा जाता है, आग्नेय भाषा। और यह जो है किस प्रकार से, कहाँ से, तो ऑस्ट्रोलाइट समूह से बिलोंग रखते हैं, इसीलिए वहाँ से ही याद रखना है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। और दोस्तों ये जो भाषा है वह कहाँ से है, तो मुंडा उपवर्ग का भाषा है। ऑस्ट्राइटिक जो है उसमें आ जाता है मुंडा उपवर्ग का, मुंडा उपवर्ग का भाषा। कौन सा भाषा मुंडा उपवर्ग का? तो माले एवं असुरी, माले एवं असुरी, यही दोनों भाषाओं को याद रखना है। इसी का ये जो है प्रयोग अधिकतर तौर पे करते हैं। और इसके अलावा ये दोस्तों हिंदी भी बोल लेते हैं और नागपुरी भी बोलते हैं। ये जो भाषा है हमारी माले और असुरी, इसके अलावा ये जो है वह हिंदी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? नागपुरी, हिंदी और नागपुरी भी बोल लेते हैं इसके अलावा। तो दोस्तों ये जो है असुर जनजाति के बारे में हम लोगों ने इसका जो सामान्य परिचय है उसको देखा। एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यह जो है 8 आदिम जनजातियों में से एक है। यह 32 जनजातियों का जो सबसे प्राचीन जनजाति है उसको माना जाता है, किसको? असुर को। दोस्तों, इसकी वीरता और पराक्रम जो है उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो इसका उल्लेख जो है वह मार्कंडेय पुराण में मिलता है। और यह जो है वह इसकी भाषा जो है वह आग्नेय भाषा है। आग्नेय भाषा, ऑस्ट्रेटिक भाषा भी बोला जा सकता है इसको। और यह मुंडा उपवर्ग की एक भाषा है, माले और असुरी उसी से संबंध रखते हैं, उसी को बोलते हैं अधिकतर तौर पर, माले और असुरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यह जो है किस समूह से संबंध रखते हैं, तो प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह से संबंध रखते हैं। यह जो हमारा माले और असुरी है, इसके अलावा हिंदी और नागपुरी भी अच्छी तरह से बोल लेते हैं। दोस्तों, ये असुर जाति का हम लोगों ने सामान्य परिचय के बारे में जाना। अब इसके कितने ये जो जनजाति है उसके कितने प्रकार होते हैं
उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। असुर जनजाति का प्रकार। जो असुर हैं उनको प्रमुखतः 3 उप जनजातियों में बांटा जाता है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला है, इसको वीर असुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको वीर असुर की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, वीर असुर बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है कोल। क्या नाम है? कोल भी बोला जाता है इसको। वीर असुर को कोल बोला जाता है। दूसरे नंबर पर जो इसका है उसको हम लोग बोलते हैं विरजिया असुर। विरजिया असुर, ये बिरजिया असुर है। और जो थर्ड नंबर पे है दोस्तों वो इसको बोला जाता है अगारिचा। अगारिचा असुर। वीर असुर जिसको कोल भी बोला जाता है, विरजिया असुर और अगारिचा असुर। इसका अन्य नाम अगर हम लोग वीर असुर, इसमें सर्व प्रमुख जो है कार्यालय रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्यालय रिकॉर्ड में यही जनजाति जो है वह अधिकतर यूज किया जाता है। बाकी दूसरे जनजातियों को इसमें नहीं रखा जाता है। कार्यालय रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कार्यालय रिकॉर्ड की। तो कार्यालय रिकॉर्ड के तौर पर दोस्तों ये जो है यह जनजाति कार्यालय रिकॉर्ड में यही जनजाति नाम है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो वीर असुर को जो कोल है उसी को इसका एक उपजाति माना जाता है, सर्वप्रमुख उपजाति। इसके अन्य नाम भी हैं वीर असुर, जिसके अन्य नाम कौन कौन से दिए गए हैं? अन्य नाम है सोलका बोला जाता है, सोलका। उसके बाद इसको बोला जाता है थुप्पू, कोल एवं जाट। तो इतने सारे इसके अन्य नाम हो गए। कौन कौन से नाम हुए? सोलका, थुप्पू, कोल और जाट। इसमें ये जो प्रमुख पॉइंट है इसको याद रखना है कि वीर जो असुर जनजाति है उसका एक प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो वीर असुर को ही इसका उपजाति माना जाता है। बाकी बात जो विरजिया असुर और अगारिचा असुर हैं, ये दोनों को कहा जाता है कि ये दोनों जो हैं कौन कौन से? वीर और अगाचिया, यह किसके प्रकार हैं? तो वीर असुर के ही प्रकार हैं और इसको वीर असुर के ही श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अभी हम लोगों ने देखा असुर जनजाति के जो जनजाति हैं उसके उपजाति के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि इसके कौन कौन से गोत्र होते हैं और यह जो गोत्र है वह कितने प्रकार के होते हैं और किन गोत्र को किस नाम से जाना जाता है। असुर जनजातीय में गोत्र को पौरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौरिस। इसके 12 गोत्र हैं। 12 गोत्रों में अगर हम लोग बारी बारी से चर्चा करना शुरू करें तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वह बेंग है। क्या है? बेंग। दूसरे नंबर पे जो दोस्तों वह है इदवार, जिसको हम लोग मछली भी बोलते हैं, इंदवार। इंदवार यानी मछली। ये सब गोत्र हैं दोस्तों। किसके गोत्र हैं? असुर जनजाति के। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर टोप्पो। क्या है दोस्तों? टोप्पो। चौथे नंबर पर अगर हम लोग चर्चा करें तो चौथे नंबर पर है खुसर। क्या है? खुसर है। उसके बाद आता है केरकेटिप यानी केरकेटा भी जिसको बोला जाता है, केरकेटिप। केरकेटिप, केरकेटिप इसी को बोला जाता है केरकेटा। उसके बाद है अगले नंबर पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, अगले नंबर वाला को बोला जाता है ठिठैयो। ठिठैयो यानी चकोर पंछी। ठिठैयो इसी का दूसरा नाम है चकोर पंछी। उसके बाद आता है बाखा। बाखा। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो बधनार। कौन है? बधनार। बधनार के बाद बधनार को एक और नाम से जाना जाता है बाघ। क्या बोलते हैं हम लोग? बाघ। उसके बाद आता है बड़का आइंद। बड़का आइंद। बड़का आइंद को भी मछली ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मछली। उसके बाद आता है दोस्तों धान। क्या आता है? धान। इधर लिख दे रहे हैं ये साइड,
इसके बाद आता है धान। उसके बाद कौन आता है? धान के बाद अगर हम लोग देखें तो आता है लीला हिरन। क्या आता है दोस्तों? लीला हिरन। लीला हिरन। और लीला हिरन के बाद आता है सूअर। कौन आता है? सूअर। तो इतने सारे गोत्र हम लोगों ने देखा, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो सूअर है, लीला हिरन है, धान है, बेंग है, इंदवार मछली है, टोपो है, खुशर है, क्रिकेटिव जिसको क्रिकेटा भी बोला जाता है, ठिठैयो चिकोर जिसको चकोर पंछी बोला जाता है, बाखा है, बधनार जिसको बाघ भी बोला जाता है, और लास्ट जो है हमारा बड़का आइंद जिसको मछली बोला जाता है। और हमने यहाँ पे पौरिश लिखा है, यानी जो गोत्र होते हैं उसको पौरिश भी कहा जाता है। तो सीधा सा सवाल आएगा कि असुर जनजाति के कितने गोत्र हैं? तो 12 गोत्र हैं। और 12 गोत्रों को हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देख लिया, एक ही जो स्लाइड है उसी में, कि सूअर है, लीला हिरन, धान, बेंग, इंदवार, टोपो, खुसर, क्रिकेटिव, ठिठैयों, बाखा, धनवार और बड़का आइंद। उसके बाद हम लोग इसके गोत्र को जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी है। ये जो है किस परिवार में रहते हैं, किन किन देवताओं को पूजते हैं, कैसा विवाह होता है इनमें, ये सब सारी चीज़ों की चर्चा जो है वह एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और जानिए आप भी ये सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वह आसानी से क्लियर हो सके। इसके प्रमुख विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका परिवार जो है वह कैसा है? संयुक्त परिवार में रहते हैं। किस परिवार में रहते हैं? संयुक्त परिवार, यानी इनका जो परिवार है वह संयुक्त होता है। यह बहुदेववाद होते हैं। कैसे होते हैं? बहुदेववाद। बहुदेववाद। उसके बाद जो मेन पॉइंट है उसको ही लिखा जा रहा है दोस्तों। यह जो है अब विवाह कैसे करते हैं? तो बहिर्गोत्रीय विवाह। इसका मतलब क्या होता है कि यह अपने गोत्र में कभी भी शादी नहीं करते हैं, यह अपने गोत्र में कभी भी विवाह नहीं करते हैं, यह अलग गोत्र से विवाह करते हैं। और सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि यह जो विवाह इनका होता है उसमें विवाह तिथि का जो निर्धारण करते हैं वह कब करते हैं? तो चंद्रकला पर करते हैं। विवाह तिथि का निर्धारण जो है वह कब किया जाता है? तो चंद्रकला पर, चंद्रकला पर करते हैं। चंद्रकला का मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा की जो विभिन्न कलाएं हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि एक शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है। तो ऐसा ही चंद्रकला जो है, चंद्रकला में यह जो है, यानी हम लोग चंद्रकला की बात करें तो इसमें जिस समय चंद्रमा जो है वह अत्यधिक चमकते रहती है, वह तिथि में यह जो है वह क्या करते हैं? अपने विवाह तिथि का निर्धारण करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने जो प्रमुख विशेषताएं थी उसको जाना। अब हम लोग इसकी जो विवाह होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से विवाह जो हैं वह अत्यधिक प्रचलित हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इसका निवास स्थान हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इनका विवाह जो होता है वह किस गोत्र में होता है? तो बहिर्गोत्रीय होते हैं, यानी यह अपने गोत्र में कभी भी विवाह नहीं करते हैं दोस्तों, बहिर्गोत्रीय विवाह करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग विवाहों की और प्रमुख जो विशेषताएं हैं इसको देखते हैं तो एक पत्निक विवाह के साथ जो है यह बहुपत्निक विवाह भी करते हैं। एक पत्निक के साथ एक पत्निक विवाह के साथ यह जो है वह बहुपत्निक, यानी एक से अधिक पत्नी, बहुपत्निक विवाह भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या है कि यह जो है जब वधू मूल्य विवाह में विधवा हो जाती है या फिर तलाक की स्थिति होती है तो वधू मूल्य को यह जो है उन्हें वापस करना होता है। यह तलाक की स्थिति में, किस स्थिति में? तलाक या विधवा की स्थिति में जो बहुमूल्य होता है, वधू मूल्य होता है, वधू मूल्य को
स्थिति में वधू मूल्य को यह क्या कर देते हैं, वापस करते हैं, वधू मूल्य को वापस करते हैं। इसके विवाह के 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विवाह के 3 प्रकार, पहला जो है विधिवत विवाह। विधिवत विवाह, विधिवत विवाह में क्या होता है दोस्तों, तो यह जो विवाह है विधिवत विवाह, इसमें जो सगे संबंधी होते हैं, सगे संबंधी हो गए, सगे संबंधी, या फिर माता पिता हो गए, माता पिता, रिश्तेदार, रिश्तेदार द्वारा जो है वह विवाह को तय किया जाता है। यानी जो विधिवत विवाह है इसमें सभी की रजामंदी होती है, सगे संबंधी की, माता पिता की, रिश्तेदार, इन सब के द्वारा जो है वह एक लड़की का चयन किया जाता है और उससे फिर विवाह जो है वह तय किया जाता है। दूसरा जो विवाह का प्रकार है उसको हम लोग डाली टका या फिर कन्या मूल विवाह कहते हैं। डाली टका, डाली टका या फिर कन्या मूल्य विवाह। जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल जा रहा है कि कन्या मूल्य यानी लड़की का मूल्य चुकाकर शादी के बदले लड़की पक्ष को जो है वह क्या दिया जाता है, उसका कुछ रकम दिया जाता है, लड़की का मूल्य चुकाकर, लड़की का मूल्य चुकाकर यह जो है विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को हम लोग डाली टका विवाह कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा विवाह जो तीसरा प्रकार जो है, पहला हम लोगों ने देख लिया विधिवत, दूसरा हम लोगों ने देखा डाली टका, और तीसरा जो है वह ढुक्कू विवाह। कौन सा विवाह, ढुक्कू, ढुक्कू विवाह। ढुक्कू विवाह नाम से ही पता चल जा रहा है कि ढुक जाना यानी चले जाना एक दूसरे के घर। तो लड़की जो है इसमें क्या करती है, लड़की जो है वह लड़का के घर चली जाती है, या फिर लड़का लड़की जो है वह अपने मर्जी से विवाह करते हैं। लड़का लड़की का जो है वह अपना मर्जी चलता है, अपने मर्जी से जब विवाह कर लिए किसी भी लड़की से कोई भी लड़का या फिर किसी भी लड़का से कोई भी लड़की, तो यह जो है ढुक्कू विवाह की श्रेणी में आता है। विवाह के 3 प्रकार हम लोगों ने देखा। पहला देखा विधिवत विवाह जिसमें सगे संबंधी सारे जो हैं वह होते हैं, उन्हीं के द्वारा तय किया जाता है। दूसरा जो है डाली टक्का विवाह जिसको कन्या विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो है ढुक्कू विवाह जिसमें लड़का लड़की जो है वह अपनी मर्जी से शादी करते हैं। एक और इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक युवा गृह होता है। युवा गृह जो है वह उसको किस नाम से जाना जाता है, युवा गृह जो है उसको गिती ओड़ा कहते हैं हम लोग। किसके नाम से जानते हैं, गिती ओड़ा। ये युवा गृह क्या होता है, तो शादी से पहले जब शादी होता है उससे पहले लड़की लड़का को एक रूम में रखा जाता है, घर में रखा जाता है, उसी को हम लोग युवा गृह कहते हैं। और यह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि असुरों का जो युवा गृह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गिती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने उनके विवाह के बारे में जाना, विवाह के प्रकारों के बारे में जाना, और जो विवाह थी उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम लोग इसका निवास स्थान जो है वह कहाँ है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके जो निवास स्थान है उसको हम लोग 2 स्तरों पर बांट करके देखते हैं। पहला जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर, कि राष्ट्रीय स्तर पर यह जो है वह किन किन राज्यों में रहते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो सब सर्वप्रमुख जो है इनका निवास स्थान झारखंड है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी इनकी जो है वह संख्या निवास करती है। और तीसरा जो होता है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये निवास करते हैं। और अगर हम लोग राजकीय स्तर की बात करें, राजकीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो राजकीय स्तर पर इनका जो निवास है या फिर वास स्थान है वह कहाँ कहाँ है, तो सर्वप्रथम रांची, उसके बाद आता है दोस्तों लोहरदगा, लोहरदगा, उसके बाद आता है गुमला, कहाँ पे, गुमला, उसके बाद आता है सिंहभूम, सिंहभूम, उसके बाद है धनबाद,
उसके बाद है सिमडेगा। हम लोगों ने जान लिया कि जो है राष्ट्रीय स्तर पर यह झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, जबकि राजकीय स्तर पर राज्य के अंदर कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो रांची में रहते हैं, लोहरदगा में रहते हैं, गुमला में रहते हैं, सिरभूम में, धनबाद में और सिमडेगा में रहते हैं। अगर हम लोग माइंड मैप के थ्रू पढ़ते चले जाएं तो बहुत ही आसान होता है सारी चीज़ों को याद करना, इसलिए आज जो है मैंने माइंड मैप के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश की है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इनका जो निवास स्थान है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर बांट करके देख लिया जब हम लोगों ने, तो इनका जो जनसंख्या प्रतिशत है उसको भी हम लोग देखते हैं कि जनगणना के अनुसार इनका जनसंख्या प्रतिशत जो है वह कब कितना रहा। जनसंख्या प्रतिशत में अगर हम लोग 1981 की जनगणना की बात करें, 1981, तो 1981 की जनगणना के अनुसार इनका जो प्रतिशत था कुल जनजातीय जनसंख्या का वह 0.13% था। कितना था? 0.13% था। उसके बाद हम लोग चले आते हैं 1991 में। 1991 में इनका जो प्रतिशत था कुल जनजातीय जनसंख्या का वह 0.15% था। उसके बाद 2001 की अगर हम लोग बात करते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार तो इनका जो प्रतिशत था वह 0.14% था। दोस्तों, और अभी की जो स्थिति है उसमें अगर हम लोग जो असुर जनजाति है इसकी जनसंख्या की बात करें तो यह जो है वह धीरे धीरे गिरावट स्तर पर है, यह धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ये था इनका जनसंख्या प्रतिशत। कुल जनजातीय जनसंख्या का 1981 के अनुसार 0.13% है। 1991 की जो जनगणना है उसके अनुसार 0.15 है और 2001 के जनगणना के अनुसार 0.14% है। ये था इनकी जनसंख्या प्रतिशत। अब हम लोग जानते हैं इनकी देवता के बारे में कि इसके जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे, या फिर इन लोगों ने किनकी पूजा जो है वो करते हैं। तो इनका जो देवता है उसमें प्रसिद्ध जो है वह सिंह बोंगा है। कौन है? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा इन लोगों का प्रसिद्ध कैसा है? प्रसिद्ध देवता है सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा का मतलब क्या होता है इसकी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सिंह का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। और बोंगा का अर्थ क्या होता है? बोंगा का मतलब होता है देवता। यानी अगर हम लोग इसका वर्ड्स का भी मीनिंग अगर जाने तो श्रेष्ठ देवता यानी प्रसिद्ध देवता जो सबसे ऊपर हो उन्हीं को हम लोग सिंह बोंगा जो है वह कहा जाता है असुरों में। उसके बाद सिंह बोंगा के अलावा यह किसकी पूजा करते थे? तो श्रेष्ठ बोंगा की करते थे, श्रेष्ठ बोंगा की। उसके बाद महान देव यानी महादेव की भी पूजा करते थे। महादेव जिसको हम लोग महान देव कहते हैं, इन्होंने असुरों की भी पूजा की है। इसके अलावा यह जो है प्राकृतिक प्रेमी थे और प्राकृतिक प्रेमी होने के कारण पेड़, पहाड़, जंगल आदि की भी पूजा की। इन लोग प्राकृतिक प्रेमी होते हैं और प्राकृतिक प्रेमी होने के नाते पेड़, पहाड़, जंगल जो है वह इनके दिलों में राज करता है। उसके बाद दोस्तों यह जो है वह जादू टोना करने वाला को क्या कहते थे? तो इनका जो देवता होता था जादू टोना करने वाला। कौन? क्या करने वाला? जादू टोना करने वाला। तो जादू टोना करने वाला को इन लोग माटी कहते थे। क्या कहते थे? माटी कहलाता था। जादू टोना जो करता था इन लोगों के समूहों में उसको माटी कहा जाता था। उसके बाद यह जो है वह अगर हम लोग इसके सामूहिक पूजक की बात करें यानी जो धार्मिक प्रधान होता था, सामूहिक पूजक या फिर धार्मिक प्रधान जो है इसी को सामूहिक पूजक भी बोला जाता था और इसको कहा जाता था बैगा। क्या कहा जाता था? धार्मिक प्रधान को बैगा नाम से जाना जाता था। क्या बोलता था दोस्तों? बैगा। और इसका जो सहायक होता था वह होता था सुबारी। इसका जो सहायक होता था, इसका सहायक सुबारी। कौन होता था? सुबारी। यानी हम लोगों ने देखा
कि इसका प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। उसके अलावा श्रेष्ठ बोंगा की भी इन्होंने पूजा की, और श्रेष्ठ बोंगा उसके बाद महादेव की भी पूजा की। यह पेड़ पहाड़ जंगल इत्यादि के रक्षक होते हैं, रखवाले होते हैं। जो जादू टोना करने वाला होता है इसमें, उसको माटी के नाम से जाना जाता है। और सर्व प्रमुख जो सबसे प्रमुख होता है एग्जाम में जो पूछा जाता है, स्टार मार्क धार्मिक प्रधान जो है, यानी सामूहिक पूजक। सामूहिक पूजक जो सबकी पूजा करवाता था उसको धार्मिक प्रधान बोला जाता था, और इसको बैगा नाम से जाना जाता था। क्या बोलता था इसको? बैगा। और बैगा का जो सहायक होता था उसको सुबारी कहते थे। क्या कहा जाता था? सुबारी। अब हम लोग पंचायत के जो पदाधिकारी होते थे उसके बारे में बात करते हैं कि इसके पंचायत में कौन कौन से पदाधिकारी हुआ करते थे। जो पंचायत के पदाधिकारी होते थे उनको महतो बोला जाता था। महतो के अलावे कौन होते थे? तो बैगा, जो हम लोगों ने देखा कि सामूहिक पुजारी होता था, और उसके बाद गुड़ाइत होता था। गुड़ाइत। तो महतो, बैगा और गुड़ाइत ये पंचायत के प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। इसके प्रमुख त्योहारों की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहारों में से सर्व प्रमुख जो है वह सोहराय है। क्या है? सोहराय हो गया। उसके बाद सरहुल हो गया। उसके बाद फगुआ हो गया। उसके बाद नवाखानी नवाखानी कथडेली। उसके बाद आता है सरही कुत्सी। सरही कुत्सी। सरही कुत्सी में क्या होता था? इस पर्व को जो है ये लोग लोहा गलाने के संदर्भ में मनाते थे, क्योंकि इनका जो प्रमुख कार्य था वह लोहा गलाने का था। लोहा गलाने के संदर्भ में इस पर्व को वे जो है वह लोहा गलाने के संदर्भ में क्या करते थे? मनाते थे सरही कुत्सी को। अब प्रमुख त्योहारों की अगर हम लोगों ने चर्चा कर ली तो इनका जो भोजन था वह क्या होता था? तो भोजन के बारे में भी हम लोग जान लेते थे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सुबह के टाइम यह जो है वह क्या खाते थे और शाम के टाइम क्या खाते थे। इनका प्रमुख भोजन क्या था दोस्तों? इनका प्रमुख भोजन, भोजन जो है वह 2 प्रकार का होता था इनका। कितना प्रकार का होता था? 2 प्रकार का होता था। पहला जो है वह सुबह का भोजन होता था, और दूसरा जो है वह शाम का भोजन होता था। सुबह का भोजन को लोलो छोटू जोमकू बोला जाता था। क्या बोलता था? लोलो छोटू जोमकू। लोलो छोटू जोमकू। और जो शाम का भोजन होता था दोस्तों, इसको नियारी छोटू जोमकू बोला जाता था। क्या बोलता था? नियारी छोटू जोमकू। नियारी छोटू जोमकू। लोलो छोटू जोमकू और नियारू छोटू जोमकू हो गया। अब इसका जो प्रमुख पेय था, क्योंकि यह बिना पेय का रह ही नहीं सकते हैं, तो प्रमुख पेय जो है वह आप लोग जानते होंगे, हड़िया जिसको बोला जाता है। झारखंड के यदि होंगे तो हड़िया, जिसको इंग्लिश में राइस बियर बोल देते हैं दोस्तों हम लोग। उसके बाद मुख्य भोजन जो था इनका, मुख्य भोजन क्या करते थे? तो यह चावल और मक्का, मुख्य भोजन में चावल और मक्का करते थे। अन्य भोजन में बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं। अन्य की अगर हम लोग बात करें तो अन्य में आपका हो गया मड़ुआ, महुआ, उसके बाद सरई हो गया, कटहल हो गया, मांस हो गया आदि। ये सब जो है अन्य में आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो अंत्येष्टि का जो प्रक्रिया होता था, लास्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं अंत्येष्टि की प्रक्रिया कि यह जो है अंत्येष्टि जब करते थे तो किस प्रकार से अंत्येष्टि
करते थे, क्या नाम होता था उसका, स्थल कौन सा होता था, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अंत्येष्टि की प्रक्रिया, यह जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है इसमें वर्तमान जो है, सबसे पहले हम लोग वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में यह जो है वह कैसे करते हैं, तो अग्निदाह करते हैं, दाह संस्कार जिसको बोला जाता है। तो अग्निदाह प्रथा जो है वह वर्तमान में इनका है। प्राचीन समय में यह जो है वह क्या करते थे, शवों को दफनाते थे। प्राचीन में क्या करते थे, शवों को दफना देते थे। इनका जो अंत्येष्टि स्थल होता था उस स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, श्मशान कहते हैं। जो स्थल होता है, स्थल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो श्मशान। हम लोग श्मशान कहते हैं, उन लोग श्मशान कहते थे, कुछ तो मिलता जुलता है। यहाँ एक क्या करती थी, तो जब अंत्येष्टि कार्यक्रम हो जाता था तो बड़ा सा पत्थर गाड़ा जाता था। क्या गाड़ा जाता था, एक बहुत बड़ा सा पत्थर गाड़ देते थे। यह जो है अंत्येष्टि के स्थान में बड़ा सा पत्थर गाड़ते थे। और यह जो पत्थर है आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलते हैं कि जहाँ शवों को दफनाया जाता था तो उनके पहचान के लिए यह जो है वह पत्थरों को गाड़ दिया करते थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना असुर जनजाति के बारे में, उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में, और उनसे संबंधित जितने सारे तथ्य थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, वो सारी चीज़ों को आज मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है दोस्तों, चैनल का नाम है सक्सेस एरिया, तो आप सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करें सक्सेस एरिया और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।